मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पीएम मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे से चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन टेंशन में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए पीएम मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद अब सिंगापुर में है। मोदी ने ब्रुनेई दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हसनल बोल्किया से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे सहयोग के क्षेत्र पर केंद्रित द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। ब्रुनेई की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित साउथ चीन सी की मौजूदा स्थिति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद का समर्थन नहीं करता, भारत विकास के साथ है। भारत और ब्रुनेई ने इस समूचे क्षेत्र में नौकाओं के आने जाने की पूरी स्वतंत्रता दिए जाने की बात भी कही है। बता दें कि साउथ चाइना सी के आसपास स्थित अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरह चीन के साथ ब्रुनेई का भी विवाद चल रहा है। चीन का ऐसा विवाद फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ताइवान के साथ भी है। ब्रुनेई की 2 दिन की दौरे के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर यात्रा में प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा की। इस मुलाकात के बाद अब सिंगापुर भी भारत का रणनीतिक साझेदार बन गया है। रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ चर्चा आज भी जारी रही। हमारी बातचीत कौशल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, एआई और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। हम दोनों व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के हफ्तों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और वियतनाम के पीएम फाम मिनचिन के साथ विमर्श किया। पीएम मोदी के गत 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने एशिया से यूरोप तक की कई नए समीकरण साझेदार बनाए हैं। ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए एक बड़ा झटका है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही देशों की यात्रा पर हैं और दोनों देशों की यात्रा में कई अहम मुद्दे जो हैं वो इसमें रहे। पीएम मोदी ब्रुनेई पहुंचे पहले और ब्रुनेई के बाद अब सिंगापुर के दौरे पर हैं। चीन की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए पीएम मोदी ब्रुनेई दौरे के बाद अब सिंगापुर में हैं। पीएम मोदी ने ब्रुनेई दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हसनल बोल्किया से मुलाकात की। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रुनेई के दौरे पर हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब है सिंगापुर के दौरे पर। लेकिन ये दौरे कितने महत्वपूर्ण है इसको समझने की कोशिश करेंगे हर लिहाज से, चाहे सामरिक लिहाज से हो या आर्थिक लिहाज से हो या कूटनीतिक लिहाज से हो, हर लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मंजू सेठ जी इस वक्त हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। मैम बहुत स्वागत है आपका। और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजीव जी आपका बहुत स्वागत है। मंजू जी इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। देखिए, ब्रुनेई का दौरा, फिर सिंगापुर का दौरा, चीन टेंशन में है, लेकिन चीन की टेंशन की बात हम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि ये दौरे भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? जो ब्रुनेई के और सिंगापुर के बहुत ही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टिव पॉलिसी के तहत भी है और एक हमारे जो आसियान के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं उनको एक और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक कोशिश है। और हमारी जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है इंडियन ओशन में और पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में,
एक ये इम्पैक्ट करता है मैरिटाइम सिक्योरिटी सारे देशों को, इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो और ऑफ कोर्स फ्यूचर में क्वाड के साथ भी अगर आप इसको इंटरलिंक करिए, क्योंकि चीन का जो रवैया रहे हम देख रहे हैं वो बहुत ही एक असर्टिव हो गया है सब जगह। और ब्रुनेई में पहली विजिट है किसी भी प्रधानमंत्री की, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट थी, क्योंकि एक मैसेज देता है कि ब्रुनेई छोटा कंट्री है बट एक इम्पोर्टेंट कंट्री है आसियान में, और इंडिया और हमारा उनके साथ अच्छे बहुत सालों से अच्छे हमारे डेकेड्स के लिए डेवलपमेंट पार्टनरशिप काफी स्ट्रांग रही है ब्रुनेई के साथ। और ऑयल एनर्जी डिपेंडेंसी भी, एनर्जी सिक्योरिटी में भी एक रोल प्ले किया उन्होंने। और सिंगापुर के साथ तो खैर बहुत काफी दशकों से हमारे अच्छे रिलेशन है, बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल सिंगापुर के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। एक वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन जो वहाँ के लोग हैं, उनके साथ भी एक अच्छा हमारे साथ इंटरेक्शन हमेशा रहा है। और ये जो विजिट रही है, जो की एरियाज हैं आजकल के, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग एरियाज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्किलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एरिया एक डिस्कस किया गया है, और बहुत हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में है ये दोनों विजिट। और सिंगापुर के साथ तो खासकर हमने देखा कि 26 अगस्त को अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल किया था, 4 मिनिस्टर्स हमारे यहाँ से गए थे, और उन्होंने वहाँ पे डिस्कशन किया उनके वहाँ के मिनिस्टर से, काउंटर पार्ट से, और एक ये मैकेनिज्म जो एस्टैब्लिश हुआ है, सेकंड मीटिंग थी ये, तो इसी की जो मेन रिकमेंडेशंस हैं वो इस प्रधानमंत्री के विजिट के दौरान उनके ऊपर MOU साइन हो रहे हैं, एक अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। और एक ये बहुत ही मैसेजिंग भी है, आप कह लीजिए कि हम कितना ये इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और सिंगापुर के लिए, दोनों नेशंस के लिए एक बहुत म्यूचुअली एडवांटेजेस ये रिलेशनशिप है। और अगले लेवल पे ले जाने के लिए इसको जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑलरेडी है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट पे कोऑपरेशन के ऊपर उसको अपग्रेड किया गया है टू कवर एवरीथिंग अदर एरियाज ऑल्सो। और स्किलिंग का मेरा मानना है, स्किलिंग और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, सेमीकंडक्टर का जो हमने कह रहे हैं कि उसमें कोलैबोरेशन और हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, या साथ में उनकी स्किल्स वहां से यहाँ आए, या वहाँ पे स्किल्स हमारे लोग वहां जाएं, तो ये मुझे लग रहा है विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। और ब्रुनेई के साथ भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण विजिट हुआ है, और दोनों मिला के आसियान में हमारी जो हमारे आसियान के साथ और इंडिविजुअल आसियान देशों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, उसमें एक ये बूस्ट मिला है। और मुझे उम्मीद है कि, और मेरा मानना है कि हमें ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आगे चल के भी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और बहुत सकारात्मक रिजल्ट आगे जाके हमें दे सकता है। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, भारत और उन देशों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर वो गए हैं, चाहे ब्रुनेई की बात करें या फिर सिंगापुर की बात करें। लेकिन एक मैसेज जो चीन को देना था, वो मैसेज जा रहा है क्या इस यात्रा से? क्योंकि चीन का जो विवाद है वो फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान के साथ चल रहा है। ऐसे में सिंगापुर की अगर हम बात करें, ब्रुनेई की बात करें, तो वहां के साथ उनके कैसे संबंध हैं, और क्या एक मैसेज प्रधानमंत्री के वहां जाने से, इस दौरे से, भले ही तमाम और आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, बाकी तरह से समझौते हो भारत के साथ, लेकिन जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि अगर आप घेराबंदी करेंगे तो दूसरों को भी आती है कूटनीतिक चाले चलना, तो वो संदेश जा रहा है क्या? निसंदेह ये संदेश गया है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक वक्तव्य में इस बात को भी कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि भारत विकासवाद का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। और जब उन्होंने ये बात रखी तो ये मैसेज चाइना को है। चाइना का नाम यद्यपि नहीं लिया गया, लेकिन जो विस्तारवादी अगर कोई नीतियां कोई एक राष्ट्र इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना रहा है, आधिपत्यवादी नीतियां कोई अपना रहा है, तो वो चाइना है। और ये मैसेज स्पष्ट रूप से चाइना को गया है। चाइना की इस पूरे विजिट पर बहुत ही क्लोज वॉच निसंदेह है, और जाहिर है कि भारत इस तरीके की विजिट को करके
ये स्पष्ट रूप से मैसेज देना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको कोई राष्ट्र बिगाड़ न सके, इसके लिए और इसको इंश्योर करने के लिए भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत से अभी आप देखिए तो ब्रुनेई के साथ जो ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में तो हमारे अच्छे और प्रगाढ़ संबंध है ही, लेकिन ब्रुनेई के साथ एक डिफेंस कोलैबोरेशन भी अब गहरा किया जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भारत और ब्रुनेई ने फैसला किया है कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और जिसके के तहत जो डिफेंस कोलैबोरेशन को और किस तरीके से एक हायर ट्रेजेक्टरी पर ले जाया जाए, इसके बारे में अब विचार मंथन किया जाएगा और स्टेप किए जाएंगे। ये पार्टनरशिप अब एक इनहांस्ड पार्टनरशिप हो गई और ब्रुनेई भी जाहिर है कि साउथ चाइना सी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, आसियान का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है और उस आसियान में ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन राष्ट्रों के साथ भारत यदि अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को भी बढ़ा रहा है तो ये मैसेज जाहिर है कि चाइना को जाता है। पिछले वर्ष से हमने देखा है कि भारत ने आसियान के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करनी शुरू की हैं। भारत ने अभी हाल के समय में अपने शिप्स का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी साउथ चाइना सी के राष्ट्रों में करना शुरू किया। तो ये जो भारत का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जो भारत की उभरती हुई भूमिका है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। जैसे जैसे मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, आधिपत्यवाद, उपनिवेशवाद इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगा, वैसे वैसे जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपनी लामबंदी और अधिक मजबूत करेंगे। भारत भी उस प्रक्रिया में अपना सक्रिय पार्टिसिपेशन करेगा। कभी एक समय था कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे, लेकिन हमने अब आज की पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है और भारत साइडलाइंस पर बैठ करके घटनाओं को देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि सकारात्मक तरीके से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में, वहां पर जो साउथ चाइना सी का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स को सुनिश्चित करने में भारत अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। और उसी तरीके का जो अप्रोच है वो अन्य राष्ट्र भी चाहते हैं। साउथ चाइना सी के जो छोटे जो 5 राष्ट्र हैं वो भी चाहते हैं कि भारत जैसा लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन हो। अमेरिका जो बड़ी महाशक्तियां हैं, लोकतांत्रिक शक्तियां, उनके साथ भी अपना कोलैबोरेशन हो ताकि उनकी जो उनके हितों की रक्षा हो सके, उनके राष्ट्रों की रक्षा हो सके। क्योंकि अभी आप देखिए तो चाइना की जो हरासमेंट की एक्टिविटीज, लगातार इनकर्जन की स्थिति, जो साउथ चाइना सी के जो राष्ट्र हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना जिस तरीके की इनकर्जन करता है, और वो आप जानते हैं कि वो पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करता है। उसकी जो काल्पनिक डैश लाइन, 9 डैश लाइन के माध्यम से वो पूरे क्षेत्र को अपना बताता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये जो राष्ट्र हैं वो भी चाइना की जिन साजिशों से, विस्तारवादी साजिशों से काफी दबाव में रहते हैं और ऐसे में वो राष्ट्र भी चाहते हैं लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ, ऐसे राष्ट्र जो कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, उनके साथ संपर्कों को बढ़ाया जाए। और इन राष्ट्रों के लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छा शुभ संकेत, शुभ मैसेज ये है कि आज का ये जो नया भारत है, जैसा कि मैंने कहा कि वो साइड लाइन्स पर बैठा नहीं रहेगा, वो भारत बढ़ चढ़ करके अपना जो पार्टिसिपेशन है उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में वो करेगा। और ये जाहिर है कि इन जो आसियान की जो ये राष्ट्र है, साउथ चाइना सी के विशेष रूप से जो राष्ट्र हैं, उनके लिए एक ये बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा संकेत है। और जाहिर है कि चाइना इससे तो दबाव में होगा ही, चाइना के ऊपर लगाम लगाने में इससे मदद मिलेगी। जी मंजू जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ चर्चा आज भी जारी रही और हमारी बातचीत कौशल, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, एआई और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी और हम दोनों व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सहमत हुए। इससे क्या लगता है कि जो भारत एक देखिए जब भी मुलाकात होती है, बात होती है तो केंद्रित होती है कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो क्या आपको लगा कि वो अहम मुद्दे रहें जिन पर भारत चर्चा करना चाहता था या वहां से कुछ लेना चाहता था? बिल्कुल, सारे जो मुद्दे, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी 26-27 को सिंगापुर में, उसमें उन्होंने मुद्दे ले आउट कर लिए थे कि ये एरियाज ऑफ फोकस हैं। बट साथ ही में हम देख रहे हैं कि एआई और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और जो इनोवेशन हो रहा है वो सिंगापुर में काफी तेजी से हो रहा है। इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन जिस तेजी से वहां पे हो रहा है, जहाँ काफी एडवांस हो चुके हैं,
और स्किलिंग उनके लिए उनके बहुत अच्छे उनमें बहुत कौशल है वहाँ पे स्किल्स बढ़ाने में। तो इसमें हमारा कोलैबोरेशन है और वहाँ के जो फर्म्स यहाँ से हायर करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है MOU साइन हुआ है जो स्किलिंग के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और एजुकेटेड यूथ बढ़ रहे हैं, जिसको हम डिविडेंड कह रहे थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, शायद वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि बहुत एक अहम स्टेप है कि हमारे जो यूथ हैं वो सही स्किल उनको दी जाए। सही स्किल्स उनके पास काफी है, लेकिन जो हर इंडस्ट्री में चाहिए और AI और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज में चाहिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो चाहिए स्पेसिफिक, तो ये उनके पास ये एडवांटेज है सिंगापुर में। उन्होंने मान भी लिया है कि हम उनको स्किल करेंगे और फिर सिंगापुर की जो कंपनीज हैं उनको हायर भी करेंगी अपने हिसाब से स्किल करके। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और साथ में जो एविएशन सेक्टर में भी उसके ऊपर भी मैं देख रही थी एक अग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमारी जो एविएशन सेक्टर है इंडिया में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मेंटेनेंस में और लॉजिस्टिक्स में एविएशन सेक्टर में उसमें सिंगापुर के काफी स्ट्रेंथ्स हैं, काफी उन्होंने उनके एक्सपर्टीज है। तो वो हमारे साथ शेयर करने को तैयार हैं और शेयर करने के अलावा वो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी सक्षम है। तो ये भी एक एरिया है कोलैबोरेशन का। जो सब मेन और मुद्दे जो बहुत 5-6 डिस्कस हुए हैं और MOU जिस पे साइन हुए, हर एक बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई थिंक सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो अग्रीमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग ट्रेड, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफी हाई हैं सिंगापुर के, $160 बिलियन कहा जा रहा है। तो उसको भी और बढ़ावा देंगे और इंक्रीज करेंगे। वो बहुत निवेश आएगा बाहर से इंडिया में, तो एक GDP ग्रोथ को और इन्वेस्टमेंट्स को और जो हम चाहते हैं मैन्युफैक्चर इन इंडिया के जो प्रोग्राम है उसको बहुत एक बढ़ावा मिलेगा। और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल जो पुरानी टेक्नोलॉजी से बहुत रैपिडली चेंज हो रही, नई टेक्नोलॉजीज और नए स्किल्स बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो उनमें बहुत जरूरी है कि हम भी उसमें एक कदम पॉजिटिव कदम है उसकी तरफ कि हम भी अपने आप को उसमें सक्षम करें, उसमें अपने आप को अपने जो वर्कर्स हैं उनको इसके लिए रेडी रखें, न्यू टेक्नोलॉजी रेडी रखें। और ये सिंगापुर का इसमें बहुत एक अहम रोल रहेगा। जी ठीक है। संजीव जी, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल के हफ्तों में ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम और वियतनाम के PM फाम मिन चिन से बातचीत की थी, विचार विमर्श किया था। PM मोदी ने 10 सालों के कार्यकाल में भारत के एशिया से यूरोप तक के कई रणनीतिक साझेदार बनाए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए क्या वाकई एक बड़ा झटका है, जिस तरह से रिलेशन भारत लगातार बनाता आ रहा है और उन देशों के साथ जो जाहिर तौर पे चीन के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं? निसंदेह ये जो चाइना का जो विस्तारवाद है, पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, उसके ऊपर लगाम लगाने में भारत की ये जो सक्रियता है, जो भारत की जो प्रोएक्टिव विदेश नीति है, वो बहुत ही बड़ा एक फैक्टर का कार्य करेगी। और आप जानते हैं कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन वो चाइना का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र का भी पड़ोसी है। और ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो एक विस्तारवाद और आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका भी इसी वजह से भारत की महत्ता को जानता है और समझता है, और भारत की जो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इस वजह से भी बढ़ रही है कि ये जो भारत का जो एक पोजिशनिंग है, जो भारत का जो महत्व है, जो रोल है, वो आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही अधिक बड़ा होगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो ये नया भारत है वो अपनी भूमिकाओं के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, वो प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहा है। और भारत ने अभी हाल के समय में जो G20 का महासम्मेलन कराया था, उसमें हमने जिस तरीके से वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर का विचार दिया,
वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो एंशिएंट विजडम है उसको फिर से हम दुनिया के सामने लेकर के आए। उससे जाहिर है कि भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत वैश्विक मामलों में और जो वैश्विक चुनौतियां हैं विस्तारवाद की और आतंकवाद की, उसमें भी अपना बड़ा सा बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और जाहिर है कि भारत का जो वैश्विक जो महत्व है आने वाले समय में आप निसंदेह देखेंगे कि भारत एक बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी निभाने जा रहा है। हाल के समय में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सारे जो महाशक्तियों के बीच में टकरावों के बावजूद भी एक यूक्रेन की यात्रा की, रशिया की यात्रा की और एक सकारात्मक संदेश और एक सकारात्मक वातावरण बनाने की उन्होंने जो कोशिश की है, उसी तरीके की कोशिशें भारत आगे भी करेगा। और मेरा ऐसा मानना है नेहा जी, मैं अवश्य आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो वर्तमान समय में विश्व में जो महाशक्तियों के बीच में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, विश्वास का संकट गहरा रहा है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रिजीम्स टूट रही हैं और नए तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है, नए शीत युद्ध का खतरा पैदा होता जा रहा है। ऐसे में भारत की जो संतुलित विदेश नीति, बुद्धिमत्तापूर्ण जिम्मेदारी भरी विदेश नीति का बहुत बड़ा महत्व होगा और ये जो महत्व है वो बढ़ता ही जाना है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी वाला राष्ट्र है कि जो कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में, संवाद को स्थापित करने में और जो जाहिर है कि जो विस्तारवादी और जो आतंकपरस्त ताकतें उन पर लगाम लगाने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज आप देखिए तो हमने गलवान में जिस तरीके से चाइना के को जवाब दिया, डोकलाम में जिस तरीके से चाइना के साथ हम आंख में आंख डाल करके खड़े रहे और उनको पीछे हटने पर रोड कंस्ट्रक्शन को रोकने में मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर हमने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत जिस तरीके की उनके टेरिटरी में जाकर के आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां की हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि भारत सिर्फ अपनी बातों को कहता नहीं है बल्कि वो करके भी दिखाता है। और भारत सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से मैं कहूंगा सिविलाइजेशनल तरीके से, हर तरीके से संपन्न है कि वो विश्व में एक बड़ी भूमिका निभाए। जाहिर है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को तो सर्वोपरि रखते ही हैं और राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रख के ही चलते हैं, लेकिन हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। और आज चूंकि विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है और एक ग्लोबलाइजेशन के बड़े उच्च स्तर पे पूरा विश्व है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन जो वेब है, उसकी वजह से भारत वैश्विक रूप से भी ये चाहेगा कि वहाँ पर स्थिरता बनी रहे। इस वजह से अगर विश्व में स्थिरता, शांति, सुरक्षा की स्थिति रहती है तो उससे भारत के राष्ट्रीय हित भी सधते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रीय हितों के भी अनुकूल होगा कि विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस दिशा में जाहिर है कि भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करेगा। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत अपना बेस्ट करता हुआ आ रहा है और बहुत ही संतुलन नीति के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।